हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट, सेकंड इज़ ऑब्जर्वेशन, थर्ड इज़ कंक्लूजन एंड देन वी विल फाइनली डिस्कस द वीकनेसेस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल थी 0.00004 सेंटीमीटर की और इस थिकनेस की इसलिए रखी गई थी ताकि इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स पेनिट्रेट हो सकें। अब यहाँ पे उसने रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। रेडियो एक्टिव सोर्स पोलोनियम लिया था जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हुए थे। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से इमिट होके इस लेड प्लेट के होल से पास होते हुए इस गोल्ड फॉइल से टकराए और टकराने के रिज़ल्ट में इस स्क्रीन पे जो कि जिंक सल्फाइड से कोटेड थी उस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने शो की। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या थी तो चले देखते हैं। स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने 3 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट वन के अल्फ़ा पार्टिकल जो उसने गोल्ड फॉइल से पास करवाए थे, मोस्ट ऑफ देम मीन्स 99.99% अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और फिर स्क्रीन पे आके टकराए, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे अल्फ़ा पार्टिकल जो बिल्कुल स्ट्रेट गए और बाउंस बैक हो गए विद 180 डिग्री लाइक दिस वन। अब इसकी हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट ये है, since majority of alpha particles pass without any deflection shows that major portion of an atom is empty। फर्स्ट पॉइंट हमें रदरफोर्ड का ये कहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जब हमने बम्बार्ड किए थे तो मोस्ट ऑफ देम आर अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए थे। स्ट्रेट जाने की रीज़न क्या थी कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, खाली है, जिसकी वजह से वो अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले गए थे। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है that some particles recoil back at 180. It suggests that by the repulsion of positive charge in the center, this positive area of atom is heaviest part of atom containing proton and neutron is called nucleus। Means यहाँ पर सेकंड आप देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल जब बम्बार्ड किया तो बाउंस बैक हो गए 180 के एंगल पे। 180 के एंगल पे बाउंस बैक होने की वजह क्या थी कि सेंटर में कोई ऐसा थिक सा पार्ट मौजूद है, और थिक पार्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स प्लस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज वो क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था, वापस आ गया था। तो उन्होंने कहा जो सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है वो होगा न्यूक्लियस का पार्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट ये कहता है दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। नाउ व्हाट इज सेज के क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि डिफ्लेक्शन कम हुई, अनडिफ्लेक्टेड ज़्यादा थे, 99.99% क्या थे, अनडिफ्लेक्टेड, जिसकी वजह से उसने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी, और न्यूक्लियस क्या है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है छोटे से एरिया में, क्योंकि डिफ्लेक्शन कम हुई थी। अब फोर्थ पॉइंट हमें यही कह रहा है दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज़ कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द एटम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन क्या थी, सेंटर में हुई थी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेंटर में है, और वो भी बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है। अब फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है एन एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सो एटम इज़ न्यूट्रल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन को ही ले लेते हैं। कार्बन क्या होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अब ऑफ कोर्स जो एटम होता है उसमें इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर्स आर ऑलवेज सेम। अब इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 6 है, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अंदर भी क्या है, 6 है, तो 6 होने की वजह से क्या एक दूसरे को वो माइनस और प्लस चार्जेस जो होते हैं, मींस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, इक्वलाइज हो जाएंगी। इक्वलाइज होने की वजह से ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड मॉडल में वीकनेसेस क्या क्या थी?
दो उसकी वीकनेसेस थी इस मॉडल की। पहली वीकनेस क्या थी, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो फर्स्ट वीकनेस इसकी यही थी कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो रिवॉल्व करते करते कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते उसे कंटिन्यूसली एनर्जी भी इमिट करनी चाहिए थी और उसे न्यूक्लियस पे आके गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेकंड उसकी वीकनेस ये थी कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन जब रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जनरेट करना चाहिए था। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अपने अंदर से इमिट करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो क्या इमिट कर रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम इमिट कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी दो वीकनेसेस थी। अब स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हमने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म उसमें से हमने लाइट पास की, लाइट पास के रिज़ल्ट में यहाँ पे एक रेनबो कलर शो होता है, तो वो जो कलरफुल यहाँ पे आपको रेनबो शो हो रहा था वो होता है स्पेक्ट्रम। अब दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम, एक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कलर्स हमें एक के बाद एक हम ऐसे शो हो रहे होते हैं कि हम उन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कोई उनमें डार्क लाइंस मौजूद नहीं होती। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें डार्क लाइंस मौजूद होती है और हम कलर्स में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी आपको।